Good morning, future officers. My name is Hitendra Chaudhary and I welcome to all of you to iTube classes. जो हमारे रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा और जो चैनल पे पहली बार आके वीडियो देख रहे हैं उनका स्वागत करना चाहूँगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। दोस्तों आज है December 5, 2021, संडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। देखिए आपके सामने है फ्रंट पेज। वैसे संडे के दिन को में क्या होता है ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आती हैं, तो एक्चुअली न्यूज़पेपर में से खास खास जो न्यूज़ होती है एग्जाम के लिए उसको निकालना ना एक ऐसा होता है जैसे आप कोल माइन में से किसी डायमंड को निकालते हो। सरफेस के जब ऊपर आप देखते हो आपको ऐसा लगता है कि सारी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब उसको अपने सिलेबस के साथ आप टैली करते हो तो आपको पता लगता है कि सिर्फ 4-5 न्यूज़ ही ऐसी होती है न्यूज़पेपर में जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेसिकली इंपॉर्टेंट होती हैं। और आप सबको अपना सिलेबस पता ही है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। आपके सामने जो है वो है दोस्तों फ्रंट पेज इंडियन एक्सप्रेस का। सब फ्रंट पेज में जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स को लेके। हालांकि ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की न्यूज़ नहीं है, पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है जिसको मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले भी हम लोगों ने कवर किया था। अब देखिए जब दिल्ली में काउंसलिंग चल रही थी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस तरह की इंडिया में लगभग 45 के लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जब एडमिशन्स जब किए जाते हैं तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो 12th के मार्क्स होते हैं ना उसके बेसिस पे ही एडमिशन करवाए जाते हैं। और 12th के मार्क्स में यहाँ पे बड़ा गड़बड़ और घोटाला होता है। कैसे होता है देखिए, हरियाणा, राजस्थान, केरला और जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया या फिर आईसीएसई बोर्ड हो गया, ये कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं ना जो अपने बच्चों को ना खुल के नंबर देते हैं। लेकिन जैसे यूपी है, बिहार, झारखंड, पंजाब, ये जो बोर्ड होते हैं स्टेट बोर्ड्स, ये अपने बच्चों को ज़्यादा नंबर देते नहीं हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इन स्टेट्स के बच्चों को जैसे हरियाणा, राजस्थान, केरला वगैरह सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे को ज़्यादा एडमिशन्स मिलता है। इस बार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही ट्रेंड देखा गया, पिछले सालों में भी यही ट्रेंड देखा गया था। अब इससे तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब बच्चे ने तो बराबर मेहनत करी है ना, हो सकता है कि यूपी वाले बच्चे ने हरियाणा वाले बच्चे से ज़्यादा मेहनत की हो, उसके बावजूद भी उसके नंबर कम आते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं है, बच्चे का दिमाग तो बहुत तेज़ है, लेकिन उसके बोर्ड में मार्किंग ही स्ट्रिक्ट होती है। इसकी वजह से उस बच्चे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छा एडमिशन नहीं मिल पाता अपने मनचाहे कोर्स में। तो उसकी स्टेट बोर्ड की गलती से आगे पूरी जिंदगी उसका जो पूरा करियर डिसाइड हो जाता है और कई बार उसका करियर जो है वो अंधकार में भी चला जाता है। मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे आप में से स्टूडेंट जो है इस चीज़ से निकल गए होंगे पहले ही, है ना, अगर आप स्कूल में नहीं हो तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए एक पैनल बनाया गया था और उस पैनल ने फाइनली ये सजेशन दिया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन्स लेंगे किसके बेसिस पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे लेंगे भैया। +2 वाले एग्जाम को साइड में रखो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो पहले एंट्रेंस टेस्ट दो, नंबर आएंगे एडमिशन आएगा, नंबर नहीं आएंगे तो टाटा बाय बाय। इस तरह का प्रोविजन यहाँ पे बनाने की बात चल रही है। हालांकि इसके क्रिटिसिज्म के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब देखिए यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बूम करने वाली है, जैसे आपकी आईआईटी जेईई की कोचिंग होती है ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी कोचिंग होने लगेंगी। अब कोचिंग कौन अफोर्ड करेगा, जिस बच्चे के पास पैसा है अफोर्ड करेगा, जिसके पास पैसा पहले ही नहीं था और वो बेचारा कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ये है कि इनइक्वालिटी तो यहाँ पे भी बढ़ने ही वाली है। तो कुछ चीज़ें जब आप नई इंट्रोड्यूस करते हो, कुछ थोड़ा सॉल्यूशन होता है और नए जब सॉल्यूशन आते हैं तो नई प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके पर्सपेक्टिव से अगर आप उस पैनल के मेंबर होते तो आप क्या सजेशन देते। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का वेट रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आती है पोक्सो एक्ट। इंडिया में सबसे फास्टेस्ट अगर कोई ट्रायल हुआ है तो ये हुआ है, और ये कारनामा कहां से हुआ है, बिहार से हुआ है। पोक्सो कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन के अंदर ही फैसला सुना दिया। पोक्सो कोड दोस्तों जो चाइल्ड अब्यूज होता है उसके लिए जो है इसको बनाया गया था। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन मामला पूरा ये है कि एक आदमी था जिसका नाम था दिलीप कुमार यादव, 30 साल की उसकी उम्र थी। उसने एक 8 साल की बच्ची का रेप किया और रेप करने के बाद जब वो पूरा चार्जशीट वगैरह दाखिल हुआ तो 1 दिन के अंदर ही फैसला सुना दिया जज साहब ने। और उसको क्या सजा मिली, फांसी नहीं मिली, उसको एक लाइफ इम्प्रिजन मिला टिल द लास्ट ब्रेथ, मतलब उसकी आखिरी सांस तक अभी वो जेल में रहने वाला है। तो 1 दिन में ही जितने भी वहां पे टेस्टिमोनियल्स लेने थे लोगों के, मतलब जो विटनेस थे या जो भी गवाह थे, 1 दिन में ही सबकी पेशी कर दी गई और ये फैसला सुना दिया गया। इंडिया में अभी तक का सबसे फास्टेस्ट इसको माना जाता है।
पोक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि 2012 में इसको एनेक्टमेंट में किया गया था। तो 2012 आपको याद रखना है। इसकी जो पूरा टाइटल होता है, शॉर्ट टाइटल होता है द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फॉर द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ठीक है, ये पूरा टाइटल है इसका। तो होता है ना, घर में आपका नाम जो है राजेंद्र होता है, लेकिन घर वाले आपको राजू बोल देते हैं ना, छोटे छोटे नाम होते हैं। तो ये तो इसका पूरा घर का नाम है, और ये इसका मतलब ये इसका पूरा नाम है जो स्कूल में है, और ये इसका जो है घर वाला नाम होता है, जिसको छोटा पोक्सो एक्ट कहते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के लिए। कौन सी डेट को हुआ था? 2012 को ये हुआ था। इसके कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, मैं आपको सारे प्रोविजन नहीं करा सकता हूं। आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, इन प्रोविजन को पढ़ लेना है, या फिर आप गूगल कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे ये कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। तो इसमें कुछ खास प्रोविजन है। सबसे पहली बात तो कि जब चाइल्ड अब्यूज की बात करते हो, इसमें चाइल्ड कौन है ये भी जानना बड़ी जरूरत है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 30, 35, 50 साल होती है, वो बच्चों के जैसा बिहेव करते हैं, उनको चाइल्ड नहीं मानते हैं। यहाँ पे हम लोग चाइल्ड मानते हैं जो जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, भैया वो चाइल्ड है। जिनकी 18 से प्लस होती है वो एडल्ट होते हैं। यहाँ पे ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ये जो एज वाला फैक्टर है ना, ये गर्ल्स और बॉयज के लिए सेम होता है। गर्ल्स भी 18 साल और बॉयज भी 18 साल। ठीक है, अब चाइल्ड अब्यूज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गर्ल चाइल्ड अब्यूज होता है, बॉय चाइल्ड अब्यूज भी हो सकता है, उसको लेके भी पूरा बात करता है। तो जेंडर न्यूट्रल है पूरी तरह से। और अगर किसी का चाइल्ड अब्यूज होता है तो उसको दोबारा से रीविक्टिमाइजेशन नहीं किया जाता। रीविक्टिमाइजेशन का मतलब बेसिकली होता है कि अगर कंप्लेंट आ गई है, तो पहली बात तो जिसने वो क्राइम किया है ना, जो सेक्सुअल ऑफेंडर है, उसके सामने उस बच्चे को कभी भी नहीं लेके आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आमने सामने उसको बिठाएंगे, हाँ बताओ बच्चा अभी इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था, वो सब नहीं होता। वो कंप्लीटली टॉर्चर होता है। और उस बच्चे के भी बार बार बयान नहीं लिए जाते हैं, एक बार ही फाइनली मैजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान लिया जाता है, दैट्स इट। ऐसा थोड़ी होगा कि वो बच्चा बार बार स्टेशन में आएगा, बार बार अपनी कहानी बताएगा। तो इससे तो बार बार उसको ट्रोमा होगा ना, डिप्रेशन में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा बच्चा। उसके लिए जो है उसको 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 इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, है ना। फिल्मों में दिखाया जाता है कि बार बार कोर्ट में आके सेम बयान दिया जा रहा है, बेसिकली एक्चुअली में होता नहीं है। ना तो वो चाइल्ड अब्यूज वाले केस में होता है, ना ही वो रेप वाले केस में होता है। एडल्ट का कि जब किसी का रेप होता है तो एक बार ही बयान लिया जाता है, दैट्स इट। वो फिल्मों में पता नहीं क्या क्या बकवास दिखा देते हैं। खैर, तो यहाँ पे जो भी एक चाइल्ड होता है उसको एक पुलिसमैन दिया जाता है, प्रोटेक्टर। अगर वो गर्ल है तो उसको वीमेन दी जाती है। वैसे वैसे तो मोस्टली केसेस में वीमेन ही होती हैं, चाहे बॉय भी हो या गर्ल हो। ठीक है, और उसके साथ फ्रेंडली एक माहौल बना के रखा जाता है ताकि वो डरे ना, है ना। स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं ताकि फास्ट और स्पीडी यहाँ पे वर्डिक्ट हो सके, फैसला आ सके। और इसका जो सेक्शन 45 है उसके तहत ये सारे के सारे रूल्स बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। लेकिन अगर किसी को फंसाने के लिए अगर फॉल्स कंप्लेंट कर दी तो भी उसको सजा मिलेगी। जैसे अभी एक रिसेंटली केस आया था, शायद हैदराबाद का कोई केस था। उसने अपने बच्चों को यूज़ किया और अपने पड़ोसी के ऊपर फॉल्स कंप्लेंट डाल दिया कि इसने मेरे बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ किया है। तो केस 2-2.5 साल से चल रहा था। फाइनली ये पता चला कि फाइनली उन्होंने बदला लेने के लिए बेसिकली ये जानबूझ के फॉल्स कंप्लेंट किया था। तो फॉल्स कंप्लेंट वाले केसेस का भी प्रावधान इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, चलिए, और तो इसमें कुछ खास है नहीं, इतना ही था आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं किसके बारे में आज के। एक और छोटी सी न्यूज हमारे पास, ईस्ट कोस्ट ब्रीथ्स इजी एज साइक्लोन वीकन्स। ब्रीथ इजी का मतलब है चैन की सांस लेना। और ये किसकी चैन की सांस की बात कर रहा है? ईस्ट कोस्ट की बात कर रहा है। इंडिया है, इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे क्या क्या पड़ता है भैया? तमिलनाडु है, आंध्रा है, उड़ीसा है ना, ये सब इंडिया का ईस्ट कोस्ट आता है। अब इन्होंने चैन की सांस क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लोन आने वाला था। ये बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन उठा था और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी। ठीक है, वेस्ट बंगाल वाली साइड में, उड़ीसा और आंध्रा वाली साइड में। चैन की सांस इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे जो लो प्रेशर बन रहा था वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, जिसकी वजह से साइक्लोन की पूरी इंटेंसिटी भी वीक हो गई है। कौन सा साइक्लोन है ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके अलावा एक हमारे पास और भी साइक्लोन होते हैं, जिसे कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल में फर्क होता है। देखिए, ये हमारे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये होता है हमारा इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच में जो भी साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और इनसे ऊपर जो आते हैं और इधर नीचे जो आते हैं इस लैटिट्यूड से, उनको कहा जाता है टेम्परेट साइक्लोन्स। बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन आपके इसी यहाँ पे होते हैं, 50 to 60 डिग्री के बीच में होते हैं, लैटिट्यूड के बीच में। इन्हें टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है। इनके बनने की जो प्रोसेस होती है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। कुछ कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आप जो है चैनल पे जाके, साइक्लोन वाला एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। इनके नोमेनक्लेचर की वीडियो भी आप देख सकते हो। ऊपर यहाँ पे कहीं ना एक आपके
राइट हैंड साइड में आई बटन आएगा, उस पर कुछ लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है खैर, तो वो देख सकते हो आप। अब इसमें क्या है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये बनते हैं जब वहाँ पे लो प्रेशर होता है। हालांकि टेम्परेट साइक्लोन भी लो प्रेशर की वजह से बनते हैं, लेकिन दोनों के बनने की प्रोसेस अलग अलग होती है। जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं ये बनते हैं फ्रंट की वजह से, ठीक है। फ्रंट का मतलब होता है कि एक आपका कोल्ड एयर मास होता है, एक वार्म एयर मास होता है। कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के ऊपर जो है इस तरह से राइज करता है, और जब वो राइज करता है तो यहाँ पे साइक्लोन बनता है, लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है। तो जिन दोनों चीज़ों के प्रोसेस में फर्क है। टेम्परेट साइक्लोन होते हैं ये बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होते हैं जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की ड्यूरेशन काफ़ी कम होती है कंपैरेटिवली, टेम्परेट साइक्लोन की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन डिस्ट्रक्टिव नहीं होते इतने ज़्यादा जितने ये वाले होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की डायरेक्शन जो है दोस्तों वो ईस्ट टू वेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड चलती हैं, ईस्टर्ली ट्रेड विंड। और टेम्परेट साइक्लोन की मोस्टली जो इनकी डायरेक्शन होती है वो वेस्टर्न साइड में होती है, बिकॉज यहाँ पे वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं। उसके अलावा और भी कुछ फ़र्क होता है इनमें, कई कई सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा गूगल कर सकते हो, क्योंकि आपका वैसे भी ज्योग्राफी का जो है बिल्कुल साइक्लोन वाली जो यूनिट होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। जीसी लोग अगर आप पढ़ते हो उसमें भी दिया हुआ है, और अगर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हो एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। अगर वहाँ से आपका मन नहीं है तो आप भी इस वीडियो को जाके देख सकते हो, यहाँ पे पूरा समझा रखा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ हमारी जो है वर्ल्ड न्यूज़ से आती है, एडिटोरियल थोड़ी देर में करेंगे। वर्ल्ड न्यूज़ में एक तो बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। वैसे तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते ही रहते हैं। पाकिस्तान में वहाँ के पंजाब प्रोविंस में किसी फैक्ट्री में एक श्रीलंका के कोई आदमी थे, वो वहाँ पे मैनेजर थे, और ब्लास्फेमी के केस में जो है उनकी लिंचिंग कर दिया, उनको जिंदा जला दिया। पहले उनको मारा, फिर उनको जिंदा जला दिया गया, उनकी फैक्ट्री के अंदर ही जला दिया। किसने जलाया? तहरीक ए लब्बिक पाकिस्तान, ये वहाँ का कोई ग्रुप है, उसने उस गारमेंट फैक्ट्री के ऊपर अटैक किया। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ब्लास्फेमी के नाम पे। उन्होंने मतलब देखिए पाकिस्तान में क्या होता है ना, किसी को अगर टारगेट करना होता है तो उनका सीधा सा बहाना होता है कि 100-200 लोग आते हैं और ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने ब्लास्फेमी किया है। ब्लास्फेमी का मतलब उसने कुरान के अगेंस्ट में या मोहम्मद के अगेंस्ट में कुछ बोला है, और कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होती, बस उसके ऊपर आप आरोप लगाइए, चाहे वो आरोप प्रूफ हो या ना हो, और उसको जिंदा जला दीजिए, उसको मार दीजिए और केस ख़त्म। ये पाकिस्तान में बहुत आम होता है। वहाँ के जो हिंदूज होते हैं, सिख होते हैं, अहमदिया मुस्लिम्स होते हैं, या फिर क्रिश्चियंस होते हैं, उनके ऊपर ब्लास्फेमी का रूल इस तरह से किया जाता है। पाकिस्तान में बहुत आम है। इस बार श्रीलंका में हुआ। अभी श्रीलंका तो डेफिनेटली रिएक्शन आने ही वाला है, क्योंकि दूसरी कंट्री के ऐसा बहुत कम हुआ है कि दूसरी किसी कंट्री के सिटीजन की लिंचिंग वहाँ पे हुई है। तो जिस वजह से इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हंगामा यहाँ पे हो रहा है। पाकिस्तान के जो सीएम हैं, जो हर बार पे बोलते रहते हैं कि आपको घबराना नहीं है, आपने उनके मीम्स वगैरह देखे होंगे। उन्होंने कहा है कि देखिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है, वो सारी सारी चीज़ें हैं। खैर पाकिस्तान में अल्टीमेटली कुछ होता नहीं है। अगली बात करते हैं कहाँ से, यूएसए के बीच में और जो रशिया के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़ गई है टेंशन। कुछ लोगों का मानना है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की एक झलक हो सकती है, यहाँ से शुरुआत हो सकती है। वैसे शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है, यू नेवर नो। छोटे से इंसिडेंट बहुत बड़ा हो जाता है, और कई बार बड़ा इंसिडेंट होता है वो छोटी मोटी बात में ही निपट जाता है। हमें लगता है अरे यार कुछ हुआ ही नहीं, हमने सोचा था इतना कुछ होगा। और कई बार एक हल्की सी बात पे ही, मजाक वाली बात पे भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है, राइट। तो यूएसए और रशिया के बीच में अभी थोड़ा पंगा चल रहा है, लेकिन अभी यूएसए के प्रेसिडेंट और व्लादिमीर पुतिन आपस में बातचीत करने वाले हैं ताकि इस झगड़े को सुलझाया जा सके। अब ये मामला क्या है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में तो जाने का अपने पास समय है नहीं। देखिए ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना दोस्तों, ये है आपका यूक्रेन, ठीक है। और ये जो है यूक्रेन की एक जगह है, पेनिनसुला है एक, जिसका नाम है क्रीमिया, ठीक है। क्रीमिया याद रहेगा। और ये है आपका ब्लैक सी, और ये है रशिया। पहले यूक्रेन रशिया का पार्ट हुआ करता था, आज भी यूक्रेन के अंदर बहुत सारे रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, खासकर इस बॉर्डर वाले एरिया में रहती है। और क्रीमिया में भी काफ़ी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो यूक्रेन के। अब यूक्रेन पहले रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, बाकी 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ रशिया का, तो बहुत सारी कंट्री रशिया से अलग हो गई। अब हुआ ये कि 2014 में ये जो पुतिन भाई साहब हैं, अब ऐसा होता है ना, पॉलिटिशियन लोग बड़े चालाक और चंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जब इनके डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी कम होने लगती है ना, जब लोग इनको अपनी कंट्री में गाली देने लगते हैं, तो ये लोग आउटर क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं। अरे उसने हमला कर दिया, सिक्योरिटी वाला मामला, तो लोगों का ध्यान जो है वो लोकल मामलों से हटके इंटरनेशनल मामलों में चला जाता है, और डिफेंस विफेंस का होता है। इंडिया में भी ऐसा बहुत बार होता है।
इंडिया में जब लोकल कुछ बहुत बड़ा मुद्दा होता है तो पाकिस्तान का मुद्दा उठा लिया जाता है, चाइना का मुद्दा उठा लिया जाता है, ऐसा बहुत सारे पॉलिटिशियंस करते हैं। तो पुतिन भी भाई साहब ऐसे थे। पुतिन भाई साहब की वैसे भी रशिया में पॉपुलैरिटी बहुत ही कम है। तो जब उनकी पॉपुलैरिटी 2014 में बहुत ज़्यादा कम हो गई तो उन्होंने क्या किया, क्रीमिया को अनेक्स कर लिया और ज़बरदस्ती इसके ऊपर कब्जा कर लिया। और उसके जो आर्मी वार्मी के लोग थे ना, उन्होंने उनको दूसरी ड्रेस पहनाई, मास्क वास्क लगाया ताकि पता ना चले वो रशिया के हैं। और यहाँ के जो रेबल्स थे, जो रशिया को सपोर्ट करते थे, उनके साथ मिलकर क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया। ये 2014 की बात है। उसके बाद यूएसए ने और उसकी जो दूसरी कंट्रीज हैं, उन्होंने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। अब ये तो होगी 7 साल पहले का बात। अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है, अभी प्रेजेंटली यहाँ पे दोबारा से टेंशन हो रही है। पुतिन भाई साहब कह रहे हैं कि क्रीमिया मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, यूक्रेन। अब जो कि बात का कहीं सर पैर तो है नहीं। उसकी वजह से पुतिन ने कहा कि मैंने बहुत सारी फोर्स, रशिया ने इधर यूक्रेन वाले बॉर्डर पे 1.5-2 लाख लोग लगा दिए हैं और क्रीमिया में भी बहुत सारी रशियन मिलिट्री को भेज दिया है। अब ये टेंशन यहाँ पे बढ़ गई है बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से यूएसए काफ़ी टेंशन में है। यूएसए और यूएसए के जो दोस्त, तो यूएसए और यूएसए के दोस्त को क्या कहते हैं, नाटो कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1949 में बनाया गया था। शुरुआत में तो इसमें मेरे ख्याल से 12 मेंबर थे, लेकिन अभी फाइनली जो है इसके अंदर 29 मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे उसी के मेंबर हैं। इवन टर्की भी इसका मेंबर है, ठीक है। टर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन नाटो का मेंबर है। तो ये ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया एटसेट्रा, ये सब नाटो के ही मेंबर हैं। अब बोलोगे सर नाटो एक्चुअली है क्या? नाटो का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो ब्रुसेल्स में है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपने। और उसके अलावा इसके अलावा इन कंट्रीज़ के अलावा यूएसए भी यहाँ पे है, कनाडा भी यहाँ पे है, आइसलैंड भी है। ये सारे के सारे कंट्री नाटो का पार्ट है। कई बार होता है ना, कोई आपका जब पक्का दोस्त होता है, अगर आपके पक्के दोस्त के ऊपर कोई कोई मारना चाहता है, उसके ऊपर अटैक करना चाहता है, आप क्या बोलते हो? मेरे दोस्त को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। मेरे दोस्त के ऊपर अगर तुमने हमला किया तो वो मैं अपने ऊपर हमला समझा जाएगा। तो नाटो कुछ कुछ इसी तरह का है। नाटो कहता है अगर इन नाटो कंट्री में से किसी के भी ऊपर अटैक हुआ तो पूरे नाटो के ऊपर अटैक माना जाएगा और वो कंट्री उसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगी। ये नाटो का मोटो होता है, ठीक है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। नाटो के अपोजिशन में एक और भी फोर्स हुआ करता था जिसे वर्सो कहा जाता था। तो वो रशिया वाला ग्रुप था। अभी तो वर्सो खत्म हो गया नाटो, इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद, जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है। लेकिन ये कुछ चीज़ें अभी भी यहाँ पे चल रही हैं। तो ये थोड़ा सा मामला आपको बता दिया। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हो, या यूट्यूब वगैरह पे कोई डॉक्यूमेंट्रीज भी पड़ी हुई हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज दे सकते हो। बट एग्जाम के परस्पेक्टिव से सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि क्रीमिया कहाँ पे है, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं। इतना एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। खैर, अब बढ़ते हैं आज के इकोनॉमी सेक्शन पे। कुछ खास नहीं है इसलिए इकोनॉमी सेक्शन को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो आज बढ़ते हैं आपके एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। एडिटोरियल सेक्शन से पहले एक बार ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब देखना देखने इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये पराग अग्रवाल हैं, ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। इंडियन है, मतलब वैसे इंडियन है लेकिन यूएसए की सिटीजनशिप है इनके पास। पैदा इंडिया में हुए थे तो आईआईटी के पढ़े हुए हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत इनकी जर्नी वर्नी के बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। ये बचपन में कैसे थे, इनकी जर्नी थोड़ा पढ़ सकते हो। कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको नहीं मतलब कई सारे लोगों को। जैसे अब अगर आप देखो तो माइक्रोसॉफ्ट हुआ, अडोबी हो गया, गूगल हो गया भैया, है ना, ट्विटर हो गया, इन सभी के जो सीईओज हैं वो कौन है, वो इंडियन ओरिजिन से है ना। इंडियन नहीं है लेकिन इंडियन ओरिजिन है। इंडियन तो नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप ले रखी है। और इंडिया में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, हम लोग वन कंट्री सिटीजनशिप का ही रूल फॉलो करते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन बन जाते हो तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है, अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। तो कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं देखो, ये लोग इंडिया में पढ़ लिख के हमारी आईआईटीज़ में पढ़ के सस्ते रेट पे और अमेरिका चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, उसके बाद वो वहाँ की कंपनीज़ में काम करते हैं, वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको इंडिया में रहना चाहिए, इंडिया में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, ठीक है। तो एक ये आर्गूमेंट है, आपने देखा ही होगा, बहुत सुना होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपको लगता है कि ये जो इंडिया का टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है? लेकिन एक चीज़ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये आईआईटी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने का ही फैक्ट था 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि सिर्फ 5% आईआईटियंस और इंडियन इंजीनियर्स इंडिया से बाहर काम करने के लिए जाते हैं। 95% जो है वो इंडिया के अंदर ही रहते हैं और इंडिया में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर इंडिया में देखो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अगर उन स्टार्टअप्स को आप देखोगे, अगर उनके किसने उसके फाउंडर्स की अगर आप बात करोगे, मैनेजिंग टीम की अगर बात करोगे, तो मोस्टली आपको इंडियन ही मिलेंगे।
या तो आईआईटी से ग्रेजुएट होंगे, आईआईएम से ग्रेजुएट होंगे, कहीं ना कहीं से। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, भैया इंडिया में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, और वैसे तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। अब वहाँ काम करिए, यहाँ काम करिए, क्या फर्क पड़ता है ना। इसी लाइक वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो पूरी जब दुनिया ही एक गाँव है, एक है, फैमिली है, तो वहाँ काम करिए, यहाँ काम करिए, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। खैर, लेकिन इससे बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना बढ़िया है एंड ऑल दैट। बाकी आपके पर्सनल विचार हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। खैर, आप बढ़ते हैं आज के एक ओपिनियन पेज के ऊपर। देखिए, ओपिनियन का मतलब क्या होता है? ओपिनियन का मतलब होता है कि ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, मतलब ये न्यूट्रल ओपिनियन नहीं होता है। तो जैसे ये यहाँ पे तवलीन सिंह ने लिखा हुआ है, इनका पर्सनल ओपिनियन है। ये चिदम्बरम साहब ने लिखा हुआ है, इनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। और आपको ये पता है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम लोग न्यूट्रल ओपिनियन की बात करते हैं, है ना, बीच वाला, मतलब मिडिल पाथ की बात करते हैं। तो हालांकि पी चिदम्बरम जो है वो कांग्रेस के लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं भैया हमारे। इनका ये पर्सनल ओपिनियन है और डेफिनेटली एंटी बीजेपी ही होगा। लेकिन कुछ कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो इस ओपिनियन में इन्होंने बताई है। फैक्ट्स कोई पहले हम लोग कर चुके हैं इन फैक्ट को, ऐसा नहीं है कोई नए फैक्ट हैं। बेसिकली बात ऐसा ही है, दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसकी जो है 5वां एडिशन की रिपोर्ट अभी सामने आई है। उसके अलावा एक हमारे पास होता है एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इन दोनों की रिपोर्ट के बारे में ही बात की गई है। इस रिपोर्ट में इंडिया में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड भी नजर आए हैं और कुछ नेगेटिव ट्रेंड भी नजर आए हैं, क्योंकि डेफिनेटली भैया चिदम्बरम साहब तो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो ये नेगेटिव की बात ही करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं कि ये क्या है। पहले थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक्चुअली है क्या। तो मैं नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे ना दोस्तों, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। तो ये लोग जो है कुछ ग्रुप्स के साथ मिलकर सर्वे करते हैं। ऑल इंडिया सर्वे होता है, ये किसी खास रीजन में नहीं होता, पूरे इंडिया में होता है। इसका जो पहला राउंड है वो 1992 में हुआ था, फिर 1998 में, और ये फाइनली जो सबसे लास्ट वाला आया है वो ये आया है। ठीक है, कुछ फाइंडिंग्स आप इसकी देख सकते हो। चाइल्ड मैरिज के बारे में इसका कुछ कहना है, वो सारी सारी चीज़ें। हर पॉइंट के बारे में मैं नहीं जा सकता। पहली क्यों नहीं जा सकते, इसके दो रीज़न है। पहली बात तो ये काफ़ी लेंदी है, और दूसरी बात ये है कि पिछले प्रीवियस एनालिसिस वगैरह में हम लोग इसको कर चुके हैं। ठीक है, कुछ और आपको देखना है तो आप यहाँ पे भी देखें। माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ओवरवेट, डायरिया, मतलब इंडिया में हेल्थ सेक्टर में जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको इस सर्वे के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, गूगल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छी खासी एनालिसिस पहले कर चुके हैं। तो इन दोनों की फाइंडिंग के बारे में ही बात कर रहा है। तो ये किनका कहना है कि देखो, हमारे पास जो एजुकेशन रिपोर्ट है उसमें सीधा सीधा सा बोला गया है कि भैया इस समय पेंडेमिक के समय में पिछले 2 साल में इंडिया में जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटवा के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। ऐसा ट्रेंड पहली बार नजर आ रहा है। दूसरा ट्रेंड ये है कि ज़्यादातर बच्चे और जो पेरेंट्स हैं वो ट्यूशन के ऊपर डिपेंड करने लगे हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन में भेजते हैं। उसके अलावा जो घर से सपोर्ट मिलती है बच्चों को, ठीक है, स्कूल जब खुल गए हैं दोबारा से, वो काफ़ी कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। हालांकि लर्निंग जो मटेरियल है वो थोड़ा सा ज़्यादा अवेलेबल आजकल हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, ऐसा इस एजुकेशन की रिपोर्ट में कहा गया है। पहले हम इसको अच्छे खासे कर चुके हैं एनालिसिस वगैरह में। जिस बच्चों ने पहले एनालिसिस देखी है वो अच्छे से समझ गए होंगे, और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहिए। आने वाले समय में इन टॉपिक्स को हम लोग और डिटेल में करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास एक्सप्लेन्ड सेक्शन या एडिटोरियल सेक्शन में इसकी डिस्कशन की जाएगी। उसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 1921 किया गया है, इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ चौंकाने वाली बातें भी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया में जो ओवरऑल जो सेक्स रेशो है वो इम्प्रूव हुआ है। इस समय इंडिया में 1020 फीमेल्स हैं और 1000 मर्द हैं, मतलब औरतें ज़्यादा हैं इंडिया में, पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा झोल है। वो झोल ये है कि पिछले 5 सालों में जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 929 फीमेल हैं और बाकी 1000 जो है वो मेल हैं। इसका मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया में कम है, ओवरऑल सेक्स रेट इंडिया में जो है वो ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा सोचने का यहाँ पे विषय है। दूसरी बात यह है कि इंडिया में जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है। मतलब एक औरत जो है ऑन एन एवरेज 2 बच्चे पैदा कर रही है इंडिया में। अब ये स्टेट वाइज डेफिनेटली मैटर करता है। पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, कई सारी स्टेट में ये बहुत कम हो चुका है, 1.5 1.6 तक जा चुका है। उसके अलावा जैसे आपका बिहार है, यूपी है, यहाँ पे अभी भी 2 से ज़्यादा है। लेकिन ऑन एन एवरेज इंडिया की जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है वो 2 है इस समय।
जो कि एक अच्छा ट्रेंड है। लेकिन इनका कहना है कि जो पुअर स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह, यहाँ पे अभी भी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से पुअर स्टेट्स के अंदर और ज़्यादा पुअर बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा कंसर्न का यहाँ पे मुद्दा है। इनके अकॉर्डिंग, चिदम्बरम साहब के अकॉर्डिंग, इन स्टेट के ऊपर सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि पॉवर्टी वहाँ पे कम हो सके। और यहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा होने का सीधा-सीधा सा मतलब ये है कि जो पॉवर्टी एलिविएशन के सरकार ने प्रोग्राम उठाए हुए हैं, जो कदम सरकार उठा रही है, मनरेगा या जो भी है, वो वहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं है। तो बेसिकली सरकार को इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। दूसरा जो है सैनिटेशन के मामले में इन्होंने कहा है कि देखिए, ऊपर-ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि सैनिटेशन इन इंडिया में इम्प्रूव हुआ है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो रियलिटी कुछ और ही आपको नज़र आती है। उसके अलावा मोर्टेलिटी, जब मोर्टेलिटी की बात करते हो, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करते हो, अ, या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करते हो, है ना? मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करते हो, उसमें भी इंडिया अभी काफ़ी पीछे है, ठीक है? ऐसा इनका कहना है। उसके अलावा इनइक्वालिटी की ये बात कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी मतलब हर सेक्टर में इनइक्वालिटी की बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में, सेक्स रेशियो वाले सेक्टर में, है ना? ये देखिए आप, इन मोर्टेलिटी की जब हम लोगों ने बात किया, तो 24.9% जो बच्चे हैं, है ना? वो बर्थ के समय में ही मर जाते हैं। लाइक 1000 बच्चों के ऊपर 35.2 बच्चे हैं वो 1 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। 41 जो बच्चे हैं वो 5 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। अर्बन और रूरल एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। ऊपर से जब आप ओपन डेफिकेशन की बात करते हो, वो भी अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ना? खुले में शौच करते हैं लोग। बहुत ही कम जगह पे ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे लैट्रिन बाथरूम वगैरह बनाए गए हैं और उसका का यूज़ हो रहा है। उसके अलावा उज्ज्वला जो स्कीम है, जो फ्री सिलेंडर दिए जाते थे औरतों को, उसके अंदर भी इतना ज़्यादा, मतलब बड़ा ज़ोर-शोर से लॉन्च किया गया था, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो नहीं है। है ना? और भी कुछ चीज़ें इसके अंदर, वही माल न्यूट्रिशन वगैरह की और डायरिया वगैरह की बात की गई है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ये जो 2 मतलब ये एजुकेशन सर्वे की जो इन्होंने बात कही है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात कही है, इनके अंदर ट्रेंड को इन्होंने एनालाइज किया है और ओवरऑल चिदम्बरम साहब का यही मानना है कि अभी हमें और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है और ये सरकार जितना दावा करती है उतना ज़्यादा ग्राउंड पे इफेक्टिव है नहीं। वैसे भी सरकार के ऊपर बहुत आरोप लगाए जाते हैं कि यह सरकार सिर्फ मार्केटिंग करने में माहिर है, ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं होता। वो बाकी आप सोच सकते हो, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको इतना पॉलिटिकल बायस्ड होने की जरूरत नहीं है। फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट और फैक्ट बेस्ड क्रिटिकल एनालिसिस हम लोगों को हमेशा करना चाहिए, ठीक है? चलिए, उसके अलावा ये एक तवलीन सिंह का जो है, अगर आपको पर्सनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। इनका सीधा सीधा सा कहना है कि इंडिया में इस समय कोई अपोजिशन नहीं है जिसकी वजह से बीजेपी को बेनिफिट मिल रहा है, और वो थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स बातें छोड़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। खैर, तो यही है दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस। संडे को आपको पता ही है कि कोई ज़्यादातर पॉलिटिक्स न्यूज़ और दूसरी न्यूज़ आती हैं, तो उसको करने का कोई फ़ायदा है नहीं। आई होप आपको आज की एनालिसिस ठीक ठाक लगी होगी। अगर आप फ्यूचर में भी एनालिसिस देखना चाहते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जब हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको करंट अफेयर डेली मिलता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये सब लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।